नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन, मानसून तैयारियों और चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करने और जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। बिजली, पेयजल, सड़क और संचार सेवाओं को तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने डेंगू रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने और जल भराव व गंदगी पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में हेली सेवा और राहत संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का तीसरा चरण 15 सितंबर से नए स्वरूप में शुरू होगा। वहीं उत्तराखंड के निवेश के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में राज्य में पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया गया है। आपको बता दें कि देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड को 47.5 अंकों के साथ 11वां स्थान मिला है और राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुआ है। सूचकांक में राज्यों का मूल्यांकन व्यावसायिक वातावरण, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तीय स्वास्थ्य जैसे मानकों पर किया गया। उत्तराखंड ने पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य में पहला, व्यावसायिक वातावरण और संसाधनों में दूसरा, जबकि आधारभूत संरचना में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि ये राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल का परिणाम है। वहीं अब बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर 2 व्हीलर पार्किंग शुल्क को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 100 रुपए वसूले जाने के विरोध में अब बीजेपी भी सड़क पर उतर आई है। आपको बता दें कि मल्लीताल में पंत पार्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी ने पालिका पर जन विरोधी फैसले लेने और ठेकेदारों का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसका असर स्थानीय लोगों के साथ टूरिज्म पर भी पड़ेगा। बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जिससे पहले स्थानीय लोग, वकील, पर्यटक, कर्मचारी और पालिका सभासद भी इस मुद्दे पर विरोध जता चुके हैं। मुगलगी फरमान इन्होंने यहाँ पर करवा दिया। अब जिसने 24 करोड़ में इन्होंने उसको दिया है, क्या कारण रहा, क्या रहा और किस कारण से उसको दिया, क्योंकि हमको तो ये बताया गया है कि उसमें उन्होंने पैसे भी दिए गए हैं और इसलिए 24 करोड़ का ये जो ठेका हुआ है वो मनमानी कर रहा है। बोर्ड इसीलिए चुना जाता है कि हमारे सभासदगण उसमें हैं, उनकी भी रजामंदी होती है और बोर्ड में सारे प्रस्ताव पास होते हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, एक बात हम लोग नगर पालिका बोर्ड में करते थे, तब बाहर हम लोग उन प्रस्तावों की चर्चा करते थे। लेकिन ये बोर्ड ऐसी हो रही है कि बिना सभासदों के अपने आप ये कर दे रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और ये उसको वापस ले। वहीं देहरादून में प्रशिक्षु अपनिरीक्षकों का आपाद प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के अपर सचिव प्रकाश चंद्र ने प्रशिक्षकों को विशेष व्यवस्थाएं देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संस्थानों की भूमिका, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और राहत बचाव कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण राज्य भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना और बाढ़, हिमस्खलन, भूकंप और वनगमनी जैसे आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि आपदा के समय पुलिस की भूमिका कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों की सुरक्षित निकासी, यातायात प्रबंधन, राहत कार्यों में सहयोग और विभागों के बीच समन्वय में भी अहम भूमिका निभाती है।
आपको बता दें कि प्रशिक्षकों और आधुनिक आपदा प्रबंधन तकनीक और एसओपीएस को व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया गया। वहीं देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद किया है। बारिश के कारण कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनी और उनके सवालों के जवाब दिए। संवाद के दौरान छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाए। कई छात्रों ने अनियमितताओं के कारण हुई परेशानियों को साझा किया। राहुल गांधी ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम को युवाओं की समस्याओं को सामने लाने का मंच बताया। पहले तो एक जो जेनजी के लिए था, पहली बात जो बेसिकली 18 साल से 16 साल से 25 साल के बच्चे जो कि एस्पिरेंट भी होते हैं, उनके लिए कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में फर्स्ट में उन्हें एंजॉय किया गया क्योंकि जेनजी को एंजॉय पसंद है। उसके बाद जो पेपर जो लीक का मुद्दा है, इस समय देश का, मैं कहता हूँ भारत के देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक देश की जो रीढ़ होती है वो युवा होती है और इस समय युवा सबसे ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं, भले वो किसी भी राज्य का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, युवा परीक्षा लीक से बहुत ज्यादा परेशान है। नीट जैसा पेपर जो सबसे टफेस्ट एग्जाम इंडिया का माना जाता है, बच्चे दिन में 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 2-3 साल तक बच्चे अपने माँ बाप को कर्ज लेके बड़े शहरों में बेचते हैं, अपनी जमीनें बेच कर बेचते हैं और वो 1 साल मेहनत करने के बाद फल क्या है, पेपर लीक हो जाता है। कई बच्चे मेंटली प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, उनको एक सोशल डर है कि समाज क्या कहेगा, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। मुझे बहुत बढ़िया लगा, सच बताऊं तो, और मुझे बहुत खुशी है करके कि बीजेपी के अलावा राहुल गांधी इधर आए और उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ी बात करी और पेपर की बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता कि मतलब कि बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे बच्चे मरे हैं और वो हमारे उम्र के एस्पिरेंट्स हैं और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि वो सारे इधर आए हैं और सबने सब कुछ बोला। मैं पर्सनली चाहती हूँ करके धर्मेंद्र प्रधान प्लीज रिजाइन दे दो प्लीज। जंतर मंतर में कितने लोग हैं, मैं यहाँ से मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं जा भी नहीं सकती, पर मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जनरली मुझे बहुत खुशी है सर आए हैं इधर, बहुत बड़ी बात है, बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चों के बारे। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक की है। विकास प्राधिकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कई नए विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है और अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि भवन निर्माण, विशेषकर व्यावसायिक भवन और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण प्राधिकरण के तय मानकों के अनुसार किया जाए ताकि शहरों का नियोजित विकास हो सके। आपको बता दें कि ARNS-LM की समीक्षा में उन्होंने ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि जेल में 28,500 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। ग्रामोत्थान योजना के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और योजनाओं को लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, प्राधिकरण में अभी अल्मोड़ा में तो एक तरह से आप देखेंगे कि वॉलंटरी है और एनफोर्स हम एक तरह से प्राधिकरण को नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग स्वेच्छा से अपने भवन प्लान्स को पास कराना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इसमें बैंक लोन में आसानी हो जाती है। बैंक कई बार इंसिस्ट करते हैं कि मैप अप्रूव होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने उसको अप्रूव किया होना चाहिए, तो वो भी है। यद्यपि जो नक्शे पास हो रहे हैं उसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहूँगा कि वॉलंटरली इसमें लोग आगे आएँ और कंप्लायंट बने। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर।
हल्द्वानी की कालाडूंगी रोड पर बारिश के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी भाजपेयी ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और जल भराव के कारणों की जानकारी ली। बता दें कि निरीक्षण में सामने आया कि बारिश का पानी नहर में जाने के बजाय सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। सिटी मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों को जल निकासी व्यवस्था में सुधार और खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बारिश के पानी की सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के प्रभावी कदम उठाने को कहा। प्रशासन की इस पहल से लोगों को उम्मीद है कि कालाडूंगी रोड की पुरानी जल भराव समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। जल भराव की समस्या रहती है और इसको देखते हुए पहले काम भी हुआ था अभी, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक जल निगम का भी काम चल रहा है। तो कुछ फॉल्ट पाए गए हैं जहाँ पर नहर ओवरफ्लो होके वो बैक मारते हुए पानी को नाली में ला रहा है और वो यहाँ कालाडूंगी रोड पे इसकी वाटर लॉगिंग क्रिएट कर रहा है फॉर द टाइम बिंग ऑफ लगभग 1 से सवा घंटे के आसपास। तो उसी के निराकरण के लिए आज जल निगम के साथ में नगर आयुक्त साहब हैं, इनके साथ निरीक्षण किया गया है। तो इसका समाधान के लिए जो भी प्रयास किए जाने हैं उसके लिए विभागों को कहा गया है। ठीक है, मैं तो ये जो हमारी अभी वर्षा हुई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे नगर आयुक्त मंदिर से कालाडूंगी चौराहे तक पैदल बुला लिया है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी ऐसी कमरे के अंदर ही रहते हैं और ये दोनों मेहनती अधिकारी हैं। दोनों की टीम अच्छी है, ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल ज़मीनी स्तर में काम कर रहे हैं। जहाँ पे तारीफ है वहाँ पे तारीफ करी जाएगी। और ये मैं इनको बता रहा हूँ कि जहाँ पर शराबियों का अड्डा बना रहता है, जहाँ पर शिव मंदिर की एक छोटी सी दीवार टूटी हुई है, 4 इंच की दीवार से पूरा नहर का पानी ओवरफ्लो होकर रोड में आ रहा है, रोड से नालियों में आ रहा है और नालियों से पानी स्ट्रेट हो सीधे जाके फर्नीचर मार्ट के आगे जा रहा है और जहाँ पे जल भराव हो रहा है। आज से 3 साल तक कोई जल भराव नहीं होता, अब जल भराव होता। छोटे छोटे जो नाले हैं वो बंद पड़े हैं, नगर निगम ने टेंडर दे दिया है। वो टेंडर वाले ने एक बार नाला साफ करा, फोटो खींच दी और अपनी 27 लाख की पेमेंट लेके चले गया। अब उसके बाद उसका कंटिन्यू देखो ना, जब तक बरसात है उसकी सफाई की व्यवस्था देखो, क्यों नहीं कंटिन्यू सफाई कर रहा है। वहीं अब बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां पर उप जिला चिकित्सालय में बिजली गुल होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बिजली जाते ही अस्पताल का कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया, जिससे ओपीडी पर्चे बनने की प्रक्रिया रुक गई। इलाज के लिए पहुंचे सैकड़ों मरीज और उनके तीमारदार उमस भरी गर्मी में घंटों परेशान रहे। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें लगी हुई थी और कई मरीज बिना इलाज के ही लौट गए। गंभीर मरीजों ने समय बचाने के लिए निजी अस्पतालों का रुख किया। हालात बिगड़ने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मैनुअल पर्चे बनाने की व्यवस्था शुरू कर दी, लेकिन धीमी प्रक्रिया के कारण मरीजों को राहत नहीं मिल सकी। अस्पताल के प्रभारी सीएमएस ने बिजली कटौती को अव्यवस्था की मुख्य वजह बताया और घटना ने सरकारी व्यवस्थाएं सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका कारण ये है कि सुबह सुबह लाइट अचानक से चली गई, उसके बाद जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो फेल हो गया। इस वजह से उसका एक्चुअली क्या होता है, वो ORS सिस्टम है, तो पूरा एक वो बनता है, उसका जनरेट होती है पर्चियाँ, तो वो फेल हो गया। तो इस वजह से आज थोड़ी देर जो है आज भीड़ भी थी, थोड़ी देर लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद हमने मैनुअली जो है पर्चियाँ बनाना शुरू कर दिया था। अब जो है धीरे धीरे वो उसको देखेंगे, उसको सिस्टम को ठीक कराएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।